चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं लेक्चर स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर लूँ। लास्ट क्लास में हम सेकंड ऑर्डर सर्किट पढ़ रहे थे और हमने सेकंड ऑर्डर सर्किट को ये देखा था कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर सर्किट्स हैं और सीरीज आरएलसी सर्किट हमने पढ़ा। पैरेलल मैंने बुक में है, मैंने आपको नहीं करवाया, वो आप लोग देखना चाहते हैं देख लें। उसमें वही है जो कि हमारे पास चैप्टर 9 में था कि आपके पास क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी और जो क्यू की वैल्यू आपको सीरीज के लिए मिल रही है पैरेलल में क्यू की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी। बाकी बिहेवियर पैटर्न हो गई जो कि मैम एक चीज पूछनी थी। जी प्लीज पूछिए। मैम जो आपने अभी बैंड पास फंक्शन वगैरह भी पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, जी मैम जी ये फ्रैंको वाली बुक में तो है, अगर हम दूसरी वाली बुक से पढ़ते हैं तो उसमें मैम नहीं है चैप्टर 10 में, तो ये किस चैप्टर में है दूसरी वाली बुक में? ये आप बुक खोल के देख लें, मैं देख के आपको बता दूंगी। बुक के शुरू में मैम टेबल मुझे नहीं मिले थे, मैंने काफी सर्च किया था तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। से पढ़ो ना। फ्रैंको जी मैम, फिर मैंने फ्रैंको वाली बुक से पढ़ लिया था बाद में, लेकिन मैंने कहा मैं वैसे पूछ मैं जो लेती हूँ। टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना फ्रैंको में से, वो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जो आपकी कोर्स बुक है ना ऑफिशियल, वो फ्रैंको है। ठीक है, ये बात माइंड में रखो कि जो ऑफिशियल कोर्स बुक है ना वो फ्रैंको है और फ्रैंको के सर्टेन टॉपिक्स हैं जो कि मैंने जरूर पढ़ाने हैं आपको। वो आपका सिलेबस है, यू आर गोइंग टू नीड देम। ठीक है, तो जो भी कोई टॉपिक जी आप मैम। बेसिकली मैंने पढ़ाना है ना वो मैं पढ़ाऊंगी फ्रैंको से ही। और लेकिन सेडिको में और सेकंड ऑर्डर सर्किट जो है ना वो सेडिको में होंगे। लेट मी गो थ्रू देम। जहाँ फेजर्स वेजर्स हैं उसने बीच में किसी सब टाइटल में कहीं डिफाइन कर दिया होगा और मैं सीआर के साथ उसका पेज नंबर शेयर कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। जी मैम, इम्पीडेंस और एडमिटेंस तक तो था साडेको वाले में, वो उससे आगे नहीं था तो इसलिए मैं पूछ रही थी, लेकिन मैंने फिर फ्रैंको से पढ़ लिया था बाद में। हाँ, उसने पता है सेडिको ने क्या किया, उसने बेसिकली आगे से सर्किट एनालिसिस शुरू करवा दिया है। जो आरएलसी सर्किट एनालिसिस है एसी सर्किट्स का ना, वो उसने करवा दिया और उसने एक तरह से आपको ये किया है कि जो सेकंड ऑर्डर आरएलसी और सेकंड ऑर्डर पैरेलल आरएलसी और सीरीज आरएलसी है, ये भी इसका भी सिंपल एसी एनालिसिस कर लो। फ्रैंको ने उसके एसी एनालिसिस को जरा डिटेल में किया है और बैंड पास का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बैंड आप फ्रैंको से पढ़ें, मेरे हिसाब से तो एक फ्रैंको ही काफी है। मतलब उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और हर टॉपिक इतनी डिटेल में वो बताता है। तो आप अगर आप सेडिको को फॉलो कर रही हैं तो मैं वो भी आपको देखूंगी, लेकिन आपकी जो सिलेबस की कोर्स बुक है ना वो फ्रैंको है। ठीक है, जी मैम सही है। ठीक हो गया। तो हम जनाब ये बैंड पास फिल्टर पढ़ रहे थे और हमने कहा कि हमारे पास मैम बुक। ये जी मैम ये फ्रैंको की बुक का चैप्टर नंबर 10 है ना, ये फ्रैंको के अकॉर्डिंग नंबरिंग है ना? जी जी, ये फ्रैंको की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। और मैं दूसरा आप लोगों को एक और बात कहूँ, आप लोग माशाल्लाह अब बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। आप लोग ना जो भी आपकी किताब होती है उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स जरूर खोला करें और उसको खोल के हर चैप्टर का नाम और उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो जरूर देखा करें, बजाय इसके कि मैं एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाऊं और बस आप उतनी चीज को देखें। पूरी बुक का ना आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किताब में क्या क्या कुछ है। क्योंकि जैसे फ्रैंको की बुक है ना, उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। ये कोई वो एफएससी वाली टेक्स्ट बुक्स नहीं है कि बस जो कुछ पढ़ना था वो उन्होंने एक छोटे से कायदे में जमा किया और वो हमें दे दिया। ये एक बुक है जो कि हमने ली है, इस लिहाज से चूज की है कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट किताब है। तो कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स आप इसमें से नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज गो थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये बहुत जरूरी काम होता है। ठीक है, अब ग्रोन अप्स की तरह जो है ना वो बुक्स को पढ़ना शुरू करो और उसमें से बात चीजें मतलब मेरे इंटरेस्ट की क्या चीज है, मैंने क्या पढ़ना है, ये आपके जहन में होना चाहिए। ऑलराइट, यस मैम। अब हम शुरू करें। यस मैम। चलो, तो जनाबे वाला हमने कहा ये जो हमारे पास बिहेवियर है जो हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये बैंड पास बिहेवियर है। और बैंड पास बिहेवियर में हमने कहा था कि अच्छा इसमें भी स्टॉप बैंड होता है और इसमें भी पास बैंड होता है। और हमारे पास जो है ना वो स्टॉप बैंड और पास बैंड इस चीज से डिफाइन होता है कि हमारे पास गेन जो है वो 0.707 कहाँ पे जाके होगा। तो देखिए जब मैं 0.707 का गेन देखूं और मेरे पास इस तरह बेल शेप्ड रिस्पॉन्स आए, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में तो एक पॉइंट था जिसपे 0.707 का गेन होता था। लेकिन सेकंड ऑर्डर सर्किट में 2 पॉइंट्स आएंगे जिनमें आपका गेन जो है वो 0.707 होगा। जो पॉइंट लोअर फ्रीक्वेंसी पे है उसको हम कहते हैं ओमेगा एल या लो फ्रीक्वेंसी, ये जो यहाँ पे डिफाइंड है
लेफ्ट साइड पे, और जो पॉइंट हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए होगा उसको हम कहते हैं ओमेगा एच या हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा गेन जो है वो 0.707 है। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि ओमेगा एल क्या फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एच क्या फ्रीक्वेंसी। अब आप अपने माइंड में देखो, जब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की बात करते थे तो ओमेगा नॉट वो फ्रीक्वेंसी थी जिसपे गेन 0.707 था। जब आप सेकंड ऑर्डर सर्किट्स पे आ गए तो ओमेगा नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे गेन 1 है, ठीक है, और उस पे आपका फेज शिफ्ट जो है वो 0 है, यानी सर्किट का बिहेवियर रेजिस्टिव हो गया। और जिन पॉइंट्स के ऊपर गेन आपका 0.707 है वो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, और उनको हम कहते हैं ये क्या है, ये ओमेगा एल और ओमेगा एच, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टू फाइंड ओमेगा एल एंड ओमेगा एच। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास एच ऑफ एम के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। एच ऑफ एम जो हमने डिफाइन किया था, अगर आपको ख्याल हो, तो एच एम ऑफ ओमेगा वाज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट होल स्क्वायर अंडर द रूट। मेरे ख्याल में ये आपके पास ये चीज़ थी एच एम ऑफ ओमेगा का एक्सप्रेशन। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा एल होती है या ओमेगा एच होती है, यानी ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है ये लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे होती है या हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच पे होती है, तो उस वक्त आपके पास गेन जो है वो क्या होना चाहिए, 0.707 या 1 ओवर अंडर द रूट 2, राइट। और इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं, इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, तो मैं इससे मुझे पता ही चलता है कि अगर मैं जो इक्वेशन मैंने लिखी है अपने हाथ से अपने पेन से ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर, इसकी अगर मैं डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करूं तो आई विल अराइव एट दिस इक्वेशन, ये जो मैंने एरो हेड के साथ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यानी 1 प्लस क्यू स्क्वायर ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। अगर ये 2 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू स्क्वायर, राइट, क्योंकि 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1, और क्यू स्क्वायर को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू स्क्वायर। तो फिर मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करना है ओमेगा और ओमेगा नॉट के लिए, और मैं इसका स्क्वायर जो है आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, तो इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर देन आई विल हैव दैट ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर क्यू, राइट। जब मैं स्क्वायर रूट जो है वो उसके लिए इसको सॉल्व करूंगी, तो आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट प्लस माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 0, राइट। और इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास ओमेगा बाय ओमेगा नॉट जो है, से दैट दिस इज इक्वल टू एक्स, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैं प्लस माइनस 1 ओवर क्यू दोनों वैल्यूज को लेके तो साथ साथ नहीं चल सकती, लेट मी जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्यू फर्स्ट, और इसके लिए हम इसका एनालिसिस करके देखते हैं, और फिर नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू जो है उसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। और आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू x minus 1 is equal to 0. Is that it? ये ठीक है जनाब? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं इसको x के लिए सॉल्व कर सकती हूँ, सीधी सादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x आपके पास आएगा 1 ओवर क्यू प्लस माइनस 1 ओवर क्यू स्क्वायर प्लस 4 मैंने कलर चेंज करे, नजर नहीं आ रहा। कलर चेंज करूं? मैंने ब्लू पे रेड रखा है, ठीक नहीं है? नो मैम। मैं चेंज कर, हम येलो कर दें। येलो कर देते, ठीक है। सो योर x turns out to be equal to, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ना, माइनस बी दैट इज 1 ओवर क्यू प्लस माइनस अंडर द रूट
b square that is 1 over q square minus 4ac that is equal to minus plus 4. Is that it? Divided by 2a that is a 2. ये ठीक है इक्वेशन जो मैंने लिखी है? इक्वेशन चेक करके बताएं मुझे बच्चों। यस मैम। ठीक हो गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं जरा थोड़े बेहतर तरीके से लिखूं तो x टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ओवर 2q प्लस माइनस अंडर द रूट 1 ओवर 4q स्क्वायर प्लस 1, राइट। अच्छा, अब x मेरे पास क्या था? x था मेरे पास ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। आपको अगर ख्याल हो x की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट, राइट। तो मैं इसको इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर लेती हूँ। दिस इज इक्वल टू ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। अब आप मुझे बताएंगे जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं, 2 आई हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? प्लस वाली। माइनस वाली क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? ओमेगा पॉजिटिव होता है इस वजह से। जी शाबाश, वेल डन। ये किसने कहा है? नाम बताएं। जवार। ज़याद, आपको मैं 1 नंबर का एक्स्ट्रा क्रेडिट दूंगी फाइनल एग्जाम में इंशाल्लाह ताला। आप ये याद रखिएगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज समथिंग, ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती और 2 फ्रीक्वेंसीज की रेशियो भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। लिहाजा इसमें से सिर्फ एक वैल्यू मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, वो क्या है? ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर 2q और प्लस 1 ओवर 4q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और फिर जब मैं दूसरी वैल्यू q के लिए, यानी ये तो मैंने प्लस 1 ओवर q के लिए सॉल्व किया था, जब मैं माइनस 1 ओवर q के लिए सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2q, क्योंकि माइनस हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 4q स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब आप मुझे बताइए जो 2 मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, मैं इन 2 वैल्यूज को सर्कल करती हूँ। इनमें से एक वैल्यू लार्ज होगी और एक स्मॉल होगी। विच इज द लार्जर वैल्यू? जिसमें 1 ओवर 2q पॉजिटिव है वो लार्जर वैल्यू होगी। तो मैं कहती हूँ ये ओमेगा h ओवर ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा l ओवर ओमेगा नॉट है। दिस इज द लोअर वैल्यू एंड दिस इज द हायर वैल्यू। तो हमें पता क्या चला? हमें पता ये चला जनाब वाला कि आपके पास ओमेगा l और ओमेगा h की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड। और देखें, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ओमेगा l मालूम करें या सिर्फ ओमेगा h मालूम करें तो फिर इस सारी की सारी इक्वेशन को, ओमेगा नॉट को आप यहाँ से हटा दें। मैं जरा दोबारा से रेड पेन यूज कर लूँ। ओमेगा नॉट को यहाँ से हटा दें और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो ये आपके पास वैल्यूज जो हैं, दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एल एंड ओमेगा एच, यानी वो फ्रीक्वेंसीज जिन पे कि आपका गेन जो है वो 0.707 हो जाएगा, ठीक है जी सर। मैम ये 1/2q के साथ नेगेटिव साइन कैसे आया है ओमेगा एल ओवर ओमेगा नॉट में? आपके पास ओरिजिनली ओमेगा नॉट ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट की 2 वैल्यूज थी, प्लस माइनस 1 ओवर क्यू। पहले मैंने पूरी चीज़ को सॉल्व किया प्लस 1 ओवर क्यू के लिए और फिर उसमें से एक वैल्यू चूज की। फिर मैं पूरी चीज़ को सॉल्व करूंगी माइनस 1 ओवर क्यू के लिए और उसके लिए ये वाली वैल्यू चूज करूंगी। ये डेरिवेशन 2 दफ़ा करनी पड़ेगी आपको और फिर उसमें से वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, ठीक हो गया? ऑलराइट, तो ये उसने जरा ये क्लियर करके बता दिया है। और ये ओमेगा एल इनटू ओमेगा एच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। लेट्स गो बैक टू दैट टू। देखिए, अब आपके पास ओमेगा एल ओवर ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा एच ओवर ओमेगा नॉट आ गया। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन ए एंड लेट मी कॉल दिस इक्वेशन बी। इफ यू मल्टीप्लाई ए एंड बी, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस चीज़ को मैं कह दूं कि ये a है और इस चीज़ को मैं कह दूं कि ये b है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन इज a माइनस बी और नीचे वाली इक्वेशन इज a प्लस बी। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आई विल हैव 1 + 1 ओवर 4q स्क्वायर
minus 1 over 4q square. So this will cancel and I will have omega L into omega H is equal to omega naught square. तो जब कभी आप एनालिसिस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हैंडी है कि आपके पास लोअर जो एज की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एल और जो हायर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एच, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. ऑलराइट, ठीक है हजरात, ये अब हम सिर्फ बैंड पास फंक्शन को थोड़ा सा डीपली एनालाइज कर रहे हैं और अगर ये आपके पास सेटिको में नहीं है तो इसको फ्रैंको से जाके कीजिए. ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है आपके पास. अच्छा, अब यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं इनको हम देख लेते हैं. द फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ ओमेगा बिटवीन 0 एंड ओमेगा एल एंड ओमेगा बिटवीन ओमेगा एच एंड ओमेगा इंफिनिटी आर कॉल्ड द स्टॉप बैंड्स. ऑब्वियसली ये स्टॉप बैंड्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें हमारा गेन जो है वो 0.707 से नीचे ड्रॉप कर देता है. अच्छा, और आपके पास जो पावर है वो हाफ से भी कम रह जाती है. हमने देखा था कि 0.707 से अगर गेन कम हो तो हमारे पास पावर जो है वो हाफ या हाफ से कम हो जाती है. इसलिए ओमेगा एल और ओमेगा एच को कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं. द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा बिटवीन ओमेगा एल एंड ओमेगा एच इज कॉल्ड द पास बैंड. ये पहले ही उसमें ग्राफिकली देख चुके हैं कि इसको हम पास बैंड कहते हैं और सॉरी बैंडविड्थ कहते हैं. तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल और हमारे पास ये हाफ जो बैंडविड्थ है ये हाफ पावर बैंडविड्थ इसलिए कहलाती है कि इस ड्यूरेशन इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में जो पावर आपको अवेलेबल होती है दैट इज आइदर हाफ और ग्रेटर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबल पावर. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये बैंडविड्थ है. तो ये बैंडविड्थ के लिए इक्वेशन है दैट बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर क्यू. तो ये भी हम देख लेते हैं. ये अगर आपके पास इक्वेशन बी है और ये इक्वेशन ए है, if you subtract A from B, you will have omega H minus omega L over omega naught is equal to आपके पास आएगा जनाब 1 over 2q plus 1 over 2q. ठीक है, क्योंकि जो 1 plus 1 over 4q square है वो कैंसिल हो जाएगा and you will have omega H minus omega L over omega naught is equal to 1 over q, 1 over 2q plus 1 over 2q. So the bandwidth which is equal to omega h minus omega L is equal to omega naught over q. तो ये भी आपके पास, तो अभी तक हमारे पास क्या रिलेशनशिप आया, ओमेगा बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर क्यू एंड ओमेगा एल इंटू ओमेगा एच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर. ठीक है, ये दो हमने बैंड पास फंक्शन के बारे में ये दो चीज़ें सीखी हैं अभी. अब आपके पास एक अदद इक्वेशन आ गई है. Assuming that L is equal to 50 millihenry, specify suitable values for R and C in the RLC circuit. यही सीरीज RLC circuit है. To implement a band pass function with F naught is equal to 10 kilohertz and bandwidth is equal to 1 kilohertz. जी, how should we go about it? क्या करें? देखिए एफ नॉट आपके पास था 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है, तो ओमेगा नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 किलोहर्ट्ज किलो रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर से आरएलसी सर्किट के लिए आपके पास ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर एलसी अंडर द रूट. आपके पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई है. तो ओमेगा नॉट की अगर आपके पास वैल्यू मौजूद है तो एलसी is equal to 1 over omega naught square, right? So आपके पास C जो है is equal to 1 over L omega naught square. So you have the value of L which is equal to 50 millihenry and you have the value of omega naught which is equal to 2 pi into 10 and you can find the value of C. So is that possible? यहाँ से C की वैल्यू फाइंड की जा सकती है? Yes ma'am. ठीक है. अच्छा, उसके बाद Yes, आप सेकंड इक्वेशन जो है वो दी गई जिसमें कि आपको बैंडविड्थ के लिए कहा गया था कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर क्यू और इन अदर वर्ड्स क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओवर द बैंडविड्थ. ठीक है, अब ओमेगा नॉट और बैंडविड्थ दोनों ही जो है किलोहर्ट्ज में दी हुई है. आप दोनों को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें या ना करें, जब आप दोनों की रेशियो ले रहे हैं तो इट इज ओके. तो वो 10 किलोहर्ट्ज है और ये 1 किलोहर्ट्ज है तो क्यू आ रहा है 10.
आपके पास। तो Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू 1/r under the root C over L, and this is equal to 10. So if you have the value of C and you have the value of L, क्योंकि आप बस पहले आपने C फाइंड किया, अब आपके पास C भी आ गया, L भी आ गया, तो क्या आप इससे R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस मैम। So that is it. Yes, कोई नथिंग, नो बिग डील। आपने सिंपली इसको जो है वो हार्डवेयर इसका डिजाइन है। ये बेसिकली जो काम आपने किया ना, इसको कहते हैं डिजाइन। ये डिजाइन होता है कि आपने एक बैंड पास रिक्वायरमेंट्स थी और उसमें से एक पैरामीटर जो है वो डिफाइन था और आपने बाकी दो पैरामीटर्स जो है वो डिजाइन करने थे, और जो आपके पास डिजाइन की अवेलेबल इक्वेशंस थी उनकी मदद से आपने उनको डिजाइन करना। जी सर। Ma'am, is the formula of Q the same for both series and parallel RLC? Is that possible? I don't think that is ever possible. हो ही नहीं सकता। फिर वो पैरेलल में लगाने का फायदा क्या? देखो, जब हम सीरीज और पैरेलल में काम कर रहे थे डीसी फोर्सिंग फंक्शंस में, तो डैम्पिंग रेशियो में क्या रिलेशनशिप था? सीरीज और पैरेलल की जो डैम्पिंग रेशियो मैम थी, रेसिप्रोकल थे Reciprocal. दूसरे। विद द एक्सेप्शन ऑफ 1/2, वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल थी। इसी तरह जब आप पैरेलल आरएलसी में काम करेंगे तो विद द एक्सेप्शन, विद नो एक्सेप्शन, क्योंकि 1/2 तो यहाँ है ही नहीं, तो जो क्वालिटी फैक्टर हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। और देखिए यहाँ पर भी मैं एक बात आपको कहूँ, आप ये खुद से करके देखें। सीरीज का अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो उसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल आपने नहीं पढ़ना है। पैरेलल आप पढ़े ना, आपको सर्किट एनालिसिस आता है, आपको पूरा एक सीरीज का एनालिसिस करके दिया गया है, आप पैरेलल को जाइए और जाके देखिए। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा एनालिसिस होगा। सिर्फ Q की वैल्यू जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल आएगी। यहाँ Q 1/r अंडर द रूट C ओवर L है, वहाँ Q r अंडर द रूट C ओवर L आएगा। That's it. बाकी ओमेगा नॉट आपने डीसी फोर्सिंग फंक्शंस में चेक कर लिया था कि ओमेगा नॉट आपके पास वही रहती है। ठीक है सर? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा जी, अब अगला देखते हैं। द हाउसहोल्ड AC voltage is applied to an unknown circuit element and the resulting current is measured with an appropriate instrument. Let IRMS denote the RMS value of current and phi the phase difference between voltage and current. Assuming the passive sign convention, find the element if IRMS is equal to 3.183 milliampere and phi is equal to 90. यार मुझे एक बात बताओ, अगर एक हाउस होल्ड वोल्टेज है और फाई जो है मेरे पास वो हमने डिफाइन किया हुआ है, फाई इज इक्वल टू थीटा, क्या थीटा v माइनस थीटा है कि थीटा i माइनस थीटा है? थीटा v माइनस थीटा i है ना? ठीक है, तो फाई जो है दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थीटा v माइनस थीटा i इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और थीटा v इज इक्वल टू थीटा i प्लस 90 डिग्रीज, राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? V लीड कर रहा है। V is leading the current by 90 degrees. तो पहले तो इसमें डिसीजन ले लो कि तुम्हारा एलिमेंट क्या है। इंडक्टर। एब्सोल्युटली। चलो, तो हमने पहला डिसीजन, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी उससे हमने ये लिया कि हमारे पास, और पार्ट ए को फिलहाल हम करते हैं, बाकी पार्ट्स इससे मिलते जुलते हैं। अच्छा, इसको देख लीजिए। फिर पार्ट बी को देखो, अगर 5 माइनस 90 है तो एलिमेंट क्या होना चाहिए? कैपेसिटर। ठीक है, और पार्ट सी को देखो, 5 अगर 0 है तो एलिमेंट क्या होना चाहिए? रेजिस्टर। एब्सोल्यूट। ठीक है, तो हम पार्ट ए को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब उसने आपको कहा हाउस होल्ड एसी वोल्टेज। हाउस होल्ड एसी वोल्टेज है तो VRMS क्या होगा? 220 वोल्ट्स। ठीक है, और ओमेगा क्या होगा आपके पास? 60 साइकिल्स, 60 हर्ट्ज या 25? मैम 50 मैं 50 है या 60 है? 50 to 60 होता है। आप ये मीटर्स वगैरह के ऊपर देखो ना, रेंज 50 to 60 लिखी होती है। आमतौर पे हम 60 के साथ काम कर लें, आप 50 के साथ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। परफेक्टली ठीक है सर। तो आप देखें जो, और ये आपके ना बुक से आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि अमेरिकन किताब है, तो इसमें वो 110 वोल्ट RMS लेता है और जो आपके पास ये ओमेगा है ये 120 है।
ठीक है, तो ये उससे डिफरेंट आपका आंसर आएगा जो इसने यहाँ पे फ्रैंको में दिया हुआ है, ये वो उनके स्पेक्ट्स के लिहाज से करता है। अच्छा जी, अब VRMS जो है वो क्या होता है? वो होता है VM ओवर अंडर द रूट 2। आपको अगर याद हो AC सर्किट्स में, और यहाँ पर उसने हमें IRMS भी दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू IM over under the root 2 and that is equal to 3.183। ठीक है, अब हमने मालूम करना है इंडक्टर के लिए। तो हमें पता है कि इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में होता है जी VM is equal to J omega L IM। Is that it? यस मैम। आपके पास जो है वो J ओमेगा, और ये J जो है ये 90 डिग्रीज का फेज था जो हम ऑलरेडी एकोमोडेट कर चुके हैं, लिहाजा इस J को तो हटा दें। जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं दैट इज इक्वल टू ओमेगा L इंटू IM। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो आपके पास L की वैल्यू क्या आएगी भाई? L इज इक्वल टू VM ओवर ओमेगा। मैम सॉरी, आपने J क्यों उठाया? जी इसलिए हटाया कि मैं कहती होती हूँ कि V इज इक्वल टू VM विद द फेज ऑफ 0 डिग्रीज, तो I इज इक्वल टू IM विद द फेज ऑफ, या तो मैं यहाँ J लगा लूँ और कह दूँ कि विद द फेज ऑफ 0 डिग्रीज, या मैं कहूँ IM विद द फेज ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्रीज ना हम पहले इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं ये कह के कि हमारा ये इंडक्टर है। अच्छा जी, ठीक है, तो दैट इज वाई J और IM जो है ना वो मेरे पास आता है J ओमेगा L, तो वो J 90 डिग्रीज में हो गया, तो ये आपके पास आ गया VM ओवर ओमेगा L जो भी कुछ आपके पास है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आपके पास VM जो है, अब ये अंडर रूट 2 मैंने इसलिए दोनों जगह लगाया था कि क्योंकि VM डिवाइडेड बाय IM हो रहा है ना, तो बेसिकली अंडर रूट 2 वाला काम आप ना करें। दिस इज इक्वल टू 220 divided by omega जो है that was 2 pi into 60 and this was 3.183। so you replace all these values, और हो सकता है कि ये कहीं अच्छा एम्पियर था, इंडक्टर का करंट एम्पियर्स। तो ये जो है ये हमारे पास, आप इसको सॉल्व करें and you can find the value of L, and similarly you can find the value of C and all other values that you need to find out, you can find the value of R। ठीक है, फिर बाकी पार्ट्स करने की तो आई थिंक जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हुए थे, लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं एक तो आपको करवा दूं, वरना ये ऐसे ही आपके करने के लिए। अगला देख लें, इतना वोल्टेज अक्रॉस। मैम ये पार्ट सी में रेजिस्टर है ना, तो इसका थोड़ा बता दूंगी एक बार। बता दूं? नहीं मतलब उसमें आप कैसे करेंगे फाइंड रेजिस्टर का वो फॉर्मूला? इस तरह। ओ ठीक है मैम, सही है, सही हो गया, सॉरी मैम। नहीं कोई सॉरी की जरूरत नहीं। बात का इंसान जब बहुत आगे चला जाता है ना काम करता करता, तो वो जो ओरिजिनल बेसिक बातें उसने सीखी होती है ना, वो उसको लग रहा होता है कि यार वो तो नहीं यूज हो सकती, ये नहीं होगा। यस मैम एग्जैक्टली, वही मुझे लगा कि बहुत सिंपल है ये तो। अगला आ गया, if the voltage across and current through the series combination of a resistance and an unknown energy storage element are these, find the resistance as well as the unknown element। जी जनाब, तो पता ही चला कि एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। ठीक है, दो तो उसने बता दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन उसने कह दिया रेजिस्टेंस का और अननोन एलिमेंट का। पहले तो हमने डिसाइड करना है कि अननोन एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना थीटा V लिखें विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और फिर आप अपना थीटा I लिखें विच इज इक्वल टू 93.69 डिग्रीज, और फिर आप फाई मालूम करें विच इज इक्वल टू थीटा V माइनस theta I, and that turns out to be minus 33.69 degrees I believe। ठीक है, अच्छा आप ये फाई देखने के बाद मुझे बताओ कि करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लैग कर रहा है मैम। करंट लैग कर रहा है? नहीं, लीड कर रहा है, लीड करंट आपके पास यहाँ पर लीड कर रहा है। जी, करंट आपके पास लीड करेगी।
बाय एन एंगल ऑफ 33.69 डिग्रीज करंट जो है वो आपके पास लीड कर रहा है। अब ये 200 क्या है, ये है जी Vm, 5.547 क्या है, ये है आपके पास Im, 10⁻² क्या है, ये है ओमेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अननोन एलिमेंट और रेजिस्टेंस मालूम करना, और हमने डिसाइड किया कि हमारा अननोन एलिमेंट जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो एक तो हमने Im की इक्वेशन देखी थी, दैट वाज इक्वल टू Vm ओवर R और ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट ओवर 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट होल स्क्वायर अंडर द रूट, इफ यू रिमेंबर। और एक हमने फाई की देखी थी विच वाज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट, राइट। तो फाई हमारे पास आया -33.69 and that is equal to 90 minus tangent inverse of omega over omega naught. So your tangent यहाँ से आप क्या omega by omega naught मालूम कर सकते हैं। Omega by omega naught is equal to tangent of 90 minus 33.69. तो यहाँ से आपको ओमेगा बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। कैन यू फाइंड द वैल्यू? मैम 1.5 आ रही है। यस, दिस इज 1.5। अब ये यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में ओमेगा बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दूं, राइट, तो R जो है दैट इज इक्वल टू Vm ओवर Im इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। और Vm जो है वो हमारे पास 200 थी और Im जो है वो हमारे पास 5.547 थी। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या उसको कहते हैं R फ्रॉम हियर। 0.832 1.5। यस मैम, आप फिर से सॉल्व कर देखते हैं। देखिए Vm पर Im जो है ना दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं 5 भी कर लूँ ना तो ये 40 समथिंग बिटवीन 30 एंड 40 आंसर आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। मैम 43.44 नहीं मैम, मैं R की 44 R की वैल्यू ही मैं बता रही हूँ। R की वैल्यू क्या आ रही है? 43.44 ओम्स, ठीक है। बेटा कॉमन सेंस की बात है ना, आपके पास Vm 200 है और I 5.54 है, तो आपका आंसर, और दूसरी तरफ है 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 1.5 डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1.5, तो मेरे हिसाब से तो ये 40 से स्मॉलर वैल्यू आनी चाहिए। मैम जी मैम ये 1090 प्लस नहीं होना चाहिए, मतलब 10 of 90 plus 33.69। जी यस मैम, ये प्लस होना चाहिए, मैं भी ये नोट कर रही थी। बिल्कुल सही, थैंक यू। ये आप लोग कर लें, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। यस मैम। अब इसको सॉल्व करके देख लें। चलिए बाहर आ, जो भी है ये आगे तो कैलकुलेटर का काम है। आपके पास यहाँ पर R की एक वैल्यू आ जाएगी जो प्लीज चेक कीजिएगा, मुझे 43 भी ठीक नहीं लग रही। R की जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसके लिए आप इसको सॉल्व करें, और फिर ये जो इक्वेशन आपके पास है जिसमें ओमेगा बाय ओमेगा नॉट आपने फाइंड कर लिया, इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/RC। तो ये आ जाता है ओमेगा RC इज इक्वल टू, मैं 1.5 ही लिख रही हूँ, आप ठीक लिख लीजिएगा, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C विच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू R।
तो R आपने फाइंड किया हुआ है, ओमेगा आपके पास 10⁻²है, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। मैम सर जी आंसर 1.5 आया बट विद नेगेटिव साइन 90 + 33.69 को करने के बाद। विद नेगेटिव साइन? यस मैम -1.5 आ रहा है। 90 + 33.69 को ऐड करके टेंजेंट उसका फाइंड किया तो -1.5 आया। नहीं, ये दोबारा से चेक करें, इसको देखें दोबारा। के एलिमेंट्स कौन से, तो हमें कैसे पता कैपेसिटर है? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा प्लीज दोबारा बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? उसने बताया नहीं है कि एनर्जी स्टोरेज कौन सी है, तो हमें कैसे पता कैपेसिटर है मैम? वो मुझे इसलिए पता है कि अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, मैं वही देखना चाह रही हूँ कि हम गलत कन्वेंशन तो नहीं यूज करें। अगर करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है तो हमारे पास हाँ जी, द डिफरेंस फेज बिटवीन टू एंगल्स इज थीटा वाई माइनस थीटा एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू दिस। तो फेज जो है ना वो हमारे पास थीटा आई माइनस थीटा वी होना चाहिए था, है ना। अगर इनपुट हमारे पास एक्स ऑफ टी है, फोर्सिंग फंक्शन वोल्टेज है, तो और आउटपुट y ऑफ t है, तो फेज डिफरेंस जो वोल्टेज और करंट का है दैट शुड हैव बीन थीटा आई माइनस थीटा वी। क्या ख्याल है? यस मैम शायद इसी वजह से फिर हमारे पास नेगेटिव साइन भी। क्या गलत काम कर रहे थे? उनकी पकड़ी गई है। ये देखो, ये कह रहा है आई ऑफ टी, ये है हमारे पास 0, तो फाई अगर हमारे पास हो थीटा आई माइनस थीटा वी, तो तब फाई जो है ना वो थीटा आई इज इक्वल टू फाई आता है। ये देखो ना, अगर फाई हम थीटा आई माइनस थीटा वी लें तो तब हमारे पास थीटा आई जो है दैट इज इक्वल टू फाई, क्योंकि थीटा वी इज इक्वल टू 0। ये जो मैं इस इक्वेशन को ढूंढ रही थी, देखिए। आर यू कन्विंस्ड? यस मैम। हाँ, तो हम ना उल्टा काम कर रहे थे। आज हमें पक्का पता चल गया है कि हमारे पास फाई क्या है, दैट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा वी। जी बेटा फरमाइए। मैम वो नमाज का टाइम हो गया। जी बिल्कुल, नमाज पढ़, मैं भी फटाफट पढ़। ओके। तो मैम जो हमने अभी 10.12 एग्जांपल की थी वहां पर हम थीटा वी माइनस थीटा आई कर रहे थे ना, वो भी बिल्कुल, वो फिर उल्टा हो गया, मतलब वो इंडक्टर था, वो कैपेसिटर नहीं था, वो देखना पड़ेगा दोबारा, उसको देख लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए फटाफट भाग के नमाज पढ़ लें, फिर आके दोबारा करते हैं। यस मैम। मैम उसी क्वेश्चन में छोड़ सकती है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। चलिए दोबारा से हम शुरू करते हैं। तो हम अपनी एक हमने गलती पकड़ी थी। देखें दोबारा से मैं कह दूं कि जो काम मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें कि जहाँ कहीं भी आप फाइंड करते हैं ना कि फाई की वैल्यू क्या है, तो फाई इज इक्वल टू थीटा आई माइनस थीटा वी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कैपेसिटर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा वी प्लस 90 डिग्रीज, तो दैट्स वाई वी हैव फाई इज इक्वल टू थीटा वी plus 90 degrees minus theta v, and this turns out to be equal to plus 90. Phi जो है that turns out to be plus 90. तो इसलिए आपके पास जो है इसलिए हाथ से आपने एलिमेंट्स को चेक करना है। और इसी तरह से आपके पास जो इंडक्टर है इसमें आपके पास थीटा वाई आई इज इक्वल टू थीटा वी माइनस 90 डिग्रीज, तो फाई इज इक्वल टू थीटा वी theta I minus theta V, which is equal to theta V minus 90 degrees minus theta V, and that turns out to be equal to minus 90 degrees. The current lags minus 90 degrees. ठीक है, so this was something जो कि हमें आज पता चला है। मैम हमें ये कैसे पता कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या है कि इज इट अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर? जी, ये देखिए ना आपके पास ये जो है ये थीटा वी था और ये 93.69 थीटा आई था। तो आपके पास और एक उसने कहा था रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास फाई की मैं वही जो बात अभी कह रही थी ना, दैट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस theta v. So this is equal to 93.69 minus 60 degrees, which is equal to 33.69. तो अगर आपका phi जो है that is between 0 and 90 degrees, तो ये RC combination है। और अगर आपका phi जो है that is between minus 90 to 0, तो ये RL combination है। ये मैंने पीछे जब आपको RC और RL combinations पढ़ाए थे ना, ठहरे मैं वापस आती हूँ। यस मैम, थैंक्स मैम, मुझे समझ आ गई। देखिए ठीक हो गया। तो ये देखिए जब आप RL की बात करते हैं ना, तो आपका जो फेज है ना वो माइनस 90 से 0 के बीच में होता है और कहीं नहीं जा सकता। और अगर एग्जैक्टली L हो तो फेज माइनस 90 होगा। ठीक है, तो आप फेज को देख के फैसला करते हैं कि मेरे पास कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा। ठीक है, आर वी गुड? यस मैम। चले अभी नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला जो है फाइंड v ऑफ t इन द सर्किट, ये एक मैंने आपको ये मैं बताना चाह रही थी कि जो सर्किट एनालिसिस है ना वो कुछ भी नहीं है, वो वही कुछ है जो हमने अब तक सीखा है। आपने जो भी एनालिसिस करना है वो सब फेजर के डोमेन में जाके करना है। ऑप एम्प के रूल्स वही रहते हैं। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट्स है तो नेगेटिव पे भी क्या होगा, 0 वोल्ट्स होगा। और व्हाट इज द करंट इनटू द टर्मिनल्स ऑफ द ऑप एम्प, इट्स ऑलवेज 0। ठीक है, ओप एम्प की इनपुट जो है उसको हम हमेशा मॉडल करते हैं बाय एन ओपन सर्किट। तो ये इनपुट करंट 0 होता है। ये दो ओप एम्प के रूल्स हैं, एक वोल्टेज फॉलोअर और एक इनपुट करंट का। तो इनको यहाँ सामने रख के अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास है क्योंकि अच्छा अब फोर्सिंग फंक्शन आपके पास किस किस्म का है, फोर्सिंग फंक्शन है AC, DC नहीं है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप फेजर डोमेन में करेंगे। ओमेगा आपके पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻³ अब अगर मैं फेजर डोमेन का तरीका क्या है कि हर चीज को उसकी फेजर से रिप्लेस करते हैं। इस वोल्टेज सोर्स की फेजर क्या होगी, VM क्या है 1 और इसका फेज क्या है 0 डिग्रीज। और कैपेसिटर की फेजर क्या होती है 1/j⍵c। तो आपके पास ओमेगा है 10⁻³ तो ओमेगा c जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ into 0.1 into 10⁻⁻6. So that is equal to 0.1 into 10⁻⁻3. That is equal to 10⁻⁻4, right? तो ये जो है that will be equal to -j into 10⁻⁴, right? ठीक है, इसी तरह 2 किलो ओम्स की इम्पीडेंस कितनी होगी, वो 20 के ही होगी, यानी 20 into 10⁻3 यानी 2 into 10⁻⁴। और 100 के की कितनी होगी, 100 के की होगी 10 into 10⁻⁴। हर चीज को उसकी इम्पीडेंस से चेंज कर लें। आउटपुट जो है v ऑफ t इसकी फेजर क्या होगी मुझे नहीं पता, वो होगी v, वो मैंने फाइंड करनी है।
दैट इज द अननोन दैट आई नीड टू फाइंड आउट। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ये यार एक वोल्टेज सोर्स है और इसकी जो फेजर है वो है 1 विद 0 डिग्री, और यहाँ एक इम्पीडेंस लगी हुई है और इम्पीडेंस की वैल्यू है 20 माइनस j इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और फिर आगे एक और इम्पीडेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, और ये दिस इज कमिंग इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ एन op amp, एंड हियर इट इज। ये एक सर्किट बड़ा कॉमन आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, आउटपुट की फेजर जो है हुई। अब इसके सीधे सीधे रेजिस्टिव तरीके से इसको सॉल्व करो। इस करंट को कहो कि ये करंट Ix है और ये भी करंट Ix है, तो Ix इस नोड के ऊपर अगर मैं KCL लगाती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है कि जनाब 1 minus 0 the voltage divided by 20 minus j into 10 raised to power 4 is equal to 0 minus v over 10 into 10 raised to power 4. The 10 raised to power 4s get cancelled, and what we have is we have 1 over 20 minus j is equal to minus v over 10, or in other words v is equal to minus 10 over 20 माइनस j। तो ये आपके पास जो है ये v की वैल्यू आ गई है -10 एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10, और नेगेटिव साइन का मतलब है अ फेज ऑफ 180 डिग्रीज। याद है मैंने कहा था 180 डिग्रीज का मतलब है मल्टीप्लिकेशन विद -1, और 20 प्लस j का मैग्नीट्यूड, और 20 प्लस j का या माइनस j का आपके पास ये 20 था या 2 था? ये 2 था ना, मेरी गलतियां पकड़ा करें यार, मैं आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। 2 माइनस j का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 4 + 1 दैट इज अंडर द रूट 5, और इसका फेज क्या होगा? इसका फेज होगा माइनस, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 over 2 यानी माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5। तो दिस इज इट, दिस इज योर v। जरा ये मुझे सॉल्व करके दें। व्हाट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.5? बस मुझे ये बता दो। हम 26.56 26.56, ठीक है जी, 56। ऑलराइट। तो ये जो अब मेरे पास आ रहा है v दैट इज इक्वल टू 10 over अंडर द रूट 5 विद द फेज ऑफ 180 माइनस 26.5, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आती है 160 और 154 हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 10 over अंडर द रूट 5 और 153.5, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे आप क्वेश्चन ये था कि मुझे v of t फाइंड करके दो, ठीक है, फेजर नहीं फाइंड करना। सो v of t क्या है? v of t इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड वैल्यू 10 under root 5 कॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, cos of 10 raised to power 3t plus 153.5 degrees. There you go. तो देखिए सर्किट का एनालिसिस कितना आसान था, रेजिस्टिव एनालिसिस था ऑलमोस्ट। कोई हमें किसी किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन से वास्ता नहीं पड़ा, हमने मेहनत तो की है, 2 हफ्ते लगा के फेजर अलजेब्रा सीखा है और फेजर अलजेब्रा उसके कन्वेंशंस और वो सारा काम किया, बट हाउ सिंपल सर्किट एनालिसिस हैज बिकम। So I hope you appreciate that. That was the sole purpose of this exercise, कि आपको ये अंदाजा हो कि AC सर्किट एनालिसिस कितना आसान हो जाता है जब आप फेजर डोमेन में जाकर करते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम मैंने किया था ये समझ आ गया कि कैसे किया है? यस मैम। मैम बेसिकली हमने यहाँ पर उसका फेजर एक्सप्रेस करने के लिए ये सब किया था ना, वो एंड में जो 153 को सॉल्व करना है तो आप हर चीज को फेजर डोमेन में ले जाएंगी। आप वोल्टेजेस को भी फेजर डोमेन में ले जाएंगी, जैसे कि मैंने 1 cos of 10 raised to power 3 को 1 विद द फेज ऑफ 0 लिखा। आप कैपेसिटर को उसकी इंपीडेंस से रिप्लेस करेंगी, आप रेजिस्टेंस को उसकी इंपीडेंस से रिप्लेस करेंगी, आप इंडक्टर को उसकी इंपीडेंस से रिप्लेस करेंगी, आप अननोन्स को भी यानी v of t को भी उसके फेजर की फॉर्म में लिखेंगी। जब आप तमाम चीज़ों को फेजर में कन्वर्ट कर लेंगी तो फिर आप सीधा रेजिस्टिव सर्किट एनालिसिस के रूल्स इस पर अप्लाई करके सर्किट को सॉल्व कर लेंगी। फर्क सिर्फ ये होगा
रेजिस्टिव सर्किट्स में यू आर डीलिंग विद रियल नंबर्स और फेजर में आप यू आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट मैम। ठीक है, एक आध सवाल करते हैं ना, उससे फिर कॉन्सेप्ट और बेहतर होता चला जाएगा। मैम जी बेटे। मैम आपने ये लिखा हुआ है 20 माइनस जे होल मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो मैम यहाँ पे तो 20 किलो ओम है मैम, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 है वैसे मैम। मैम तो आपने ये 20 माइनस जे को फिर मैंने ठीक करके 2 माइनस जे इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 कर दिया ना, वो देखो मैंने कांटे भी मारे हुए ऊपर। ओके मैम ठीक है, फिट हो गया। चलो okay, the series RLC circuit has R is equal to 5 ohms, L is equal to this and C is equal to this. Find omega naught Q, bandwidth omega L and omega H. All right जी, ओमेगा नॉट क्या होती है सीरीज आरएलसी सर्किट की? ठीक है, so this is equal to 1 over 250 10 raised to power minus 6 into 4 into 10 raised to power minus 9, which is equal to 250 into 4 is 1000. So omega naught turns out to be 10 raised to power 6 radians per second. Please check कर लें। यस मैम यही है। Okay. And your next क्या find करना है भाई हमने? Q. आ रहा है ओवरऑल। ये मैं ठीक कर रही हूँ? यस मैम, आप उससे रिवर्स कर दियो, सही हो गया। फाइव और ये 9, ये हो जाएगा 10 raised to power 4 10 raised to power 2। चेक कर लो, 100 over 2 that is a 50। ठीक है जी। Yes, ma'am. All right, here we go. नेक्स्ट क्या फाइंड करना था? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है भाई? ओमेगा नॉट ओवर क्यू, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, 10 raised to power 6 over 50, that is equal to 2 into 10 raised to power 4। ठीक है, that is equal to 220 into 10 raised to power 3, which is equal to बैंडविड्थ कितनी है? 20 किलो रेडियंस पर सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फाइंड करना है ओमेगा एल एंड ओमेगा एच। ओमेगा एल आपके पास क्या था? मैम वो जो अभी आपने पीछे करवाया था -1/2q प्लस अंडर रूट नहीं, टू ओमेगा नॉट स्क्वायर and omega h minus omega l is equal to the bandwidth, जो कि मैंने मालूम कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप इसको फाइंड करें। आपके पास ओमेगा l ओमेगा h is equal to 10 raised to power 12 and omega h minus omega l is equal to 20 into 10 raised to power 3। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस की मदद से आप ओमेगा एच और ओमेगा एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, आप ओमेगा एच इज इक्वल टू 20 into 10 raised to power 3 प्लस ओमेगा एल से इसे रिप्लेस कर दें
एंड यू विल गेट एन इक्वेशन और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो ये आपने फाइंड कर लिया। पार्ट बी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये सब कुछ मिटाना चाह रही हूँ। Part B says find the frequencies omega 1 and omega 2 at which Im is 50% of its maximum value. अब Im की maximum value होती क्या? Im की value क्या होती है? Vm over R 1 over 1 plus q square omega over omega naught minus omega naught over omega whole square. ये शायद it was the other way around under the root. Remember? तो Im की maximum value क्या है? Vm over R. तो Im should be 50% of its maximum value. इसका मतलब है ये क्या हो जाए? This should be equal to 1/2. ठीक है, बस इसको 1/2 प्लेस करें। Q की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास है, उसको रिप्लेस करें और पीछे जिस तरह मैंने आपको 1/√2 के तरीके से सॉल्व करना सिखाया था, इसको 1/2 के लिहाज से सॉल्व करें एंड फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा L एंड ओमेगा H। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं एक दफ़ा आपको बेसिक डेरिवेशन करवा चुकी हूँ। समझ आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ? यस फिर मैम प्लस माइनस वो जिस तरह से हम आपने नीचे करवाया था ना वही वैल्यूज आएंगी। ये हो जाएगा 1/4 में से जब आप -1 करेंगे तो यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ प्लस माइनस आई थिंक 3/4 और उसके लिहाज से फिर आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आ गया फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट एनालिसिस। लेट मी रीड इट अलाउड टू यू। ये अच्छा है, वो कहता है रीड्रॉ द सर्किट बट विद AC signals replaced by their phasors and the RL and C elements replaced by their respective impedances ZR, ZL and ZC. The outcome is called the frequency domain representation, जो अभी मैंने आपको ओपैम्प वाले सर्किट की बना के दिखाई है। मैं पहले थोड़ा सा काम करना चाह रही थी और फिर ये चीज़ पढ़ना चाह रही थी ताकि आप रिलेट कर सकें कि मैं क्या कह रही हूँ। अब वो ख्याल है कि मैंने ओपैम्प के सर्किट में इम्पिडेंसेस की मदद से सर्किट रीड्रॉ किया था, जिसमें के सोर्सेज और अननोन्स को उनके फेजर्स के साथ और तमाम एलिमेंट्स को उनकी इम्पीडेंसेस के साथ रिप्लेस कर दिया था। Analyze this circuit as if it were purely resistive, except that its elements are not impedances and the signals are phasors. Depending on the case, this analysis may require series or parallel impedance reductions, जैसे आप रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल रिडक्शंस करते थे। द वोल्टेज और करंट डिवाइडर फार्मूलाज वो भी यहाँ पे लगेगा। द प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस प्रोसीजर, मुझे ज़ाती तौर पे प्रोपोर्शनैलिटी एनालिसिस प्रोसीजर से नफरत है, मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अगर आप में से किसी को ये आता है और वो खुशी से इस्तेमाल करना चाहता है तो करें जी, मेरा बी माई गेस्ट। नोड और लूप मेथड्स, थेवेनिन और नॉर्टन रिडक्शंस, द ओपैम्प रूल एंड सो फोर्थ। ओपैम्प रूल भी मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। क्या ओपैम्प रूल होता है? रिवाइज हो गया कि ओपैम्प की दोनों जो इनपुट्स होती हैं उनके ऊपर वोल्टेज एक जैसी होती है, वोल्टेज फॉलोअर होता है आपका ओपैम्प। और दूसरा रूल ये होता है कि ओपैम्प की इनपुट्स में कभी कोई करंट नहीं जाता, ओपैम्प के इनपुट को ओपन सर्किट लिया जाता है। The outcome is one or more algebraic equations involving phasors and having coefficients that are functions of the complex impedances ZR, ZC and ZL. जैसे रेजिस्टिव सर्किट्स में आपके पास जो भी कोएफिशिएंट्स आते हैं वो रेजिस्टेंसेस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसी तरह यहाँ जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो इम्पीडेंसेस के कॉम्बिनेशंस होंगे, लिहाजा ये कोएफिशिएंट्स रियल वैल्यूड नहीं होंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होंगे। Now solve for the unknown phasor और phasor ratios, जो भी आपने unknown रखा है जो कि आपका आउटकम है सर्किट का, उसके लिए इसको सॉल्व करें। In the expression for the unknowns replace ZR with R, ZL with J omega, यानी L को C को और R को उनकी इम्पिडेंसेस के साथ रिप्लेस कर दें। The outcome is in general one or more frequency dependent complex quantities. Depending on the problem statement, the final task may be the derivation of expression for the modulus or the argument of each unknown, their calculation at a given frequency and so forth. Let's not go into this. हम देखेंगे कि हमने क्या करना है और हम प्रैक्टिकली कहने की कोशिश सिर्फ यही कर रहा है कि तुम्हारे पास फेजर आ जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें फेजर को टाइम डोमेन में मालूम करना हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ पीक वैल्यू मालूम करनी हो और हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ फेज मालूम करना हो। आई विश कि ये आसान जुबान में लिखे जी। ओपैम्प के सर्किट एनालिसिस, पहले में दो सर्किट्स ओपैम्प के इंपॉर्टेंट होते हैं, द इंटीग्रेटर एंड द डिफरेंशिएटर। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेटर इन द फेजर डोमेन? हमने क्या डेफिनेशन की थी कि अगर जे ओमेगा से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं क्या हो रहा है, सिग्नल जो है वो जे ओमेगा से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं ये सिग्नल क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, एब्सोल्युटली। और अगर जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम कहते हैं ये सिग्नल डिफरेंशिएट। सो लेट्स सी के ये
जो स्टेटमेंट है ये सच भी है कि नहीं है कि क्या है व्हाटएवर। तो पहले हम इस ऊपर वाले सर्किट को देखते हैं। उसने क्या तरीका बताया था कि जी जो सिग्नल है उसको उसकी फेजर के साथ रिप्लेस करो। वी आई वी नॉट इनकी फेजर्स हैं। C इज इक्वल टू 1 ओवर j ओमेगा C एंड R इज इक्वल टू R एंड वी आर ऑल सेट। यहाँ 0 वोल्ट है तो ओप एम्प रूल कहता है यहाँ भी 0 होगा। ये करंट I है तो ओप एम्प के अंदर क्योंकि करंट नहीं जाएगा तो ये भी करंट I है। इक्वेशंस लिख लीजिए। वी आई माइनस 0 ओवर R is equal to 0 minus V naught over 1 over j omega C. So VI over R is equal to minus V naught over 1 over j omega C. So minus V naught is equal to 1 over j omega RC into VI. Check कर लें please. और V naught is equal to minus 1 over RC into VI over j omega. तो ये minus 1 over RC तो op amp का गेन है जो कि एम्पलीफायर होता है। op amp हमने जो डिज़ाइन किया, हम चाहें तो RC को 1 कर लें, आपकी मर्जी है। और क्योंकि इंटीग्रेटर जो है वो इंटीग्रेशन तो कर रहा है लेकिन इन्वर्ट करके, तो इसके आगे आपको एक और इन्वर्टर सर्किट लगाना पड़ेगा अगर आपको नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट चाहिए, वरना आमतौर पे इन्वर्टिंग आउटपुट के साथ ही काम चल जाता है। जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि VI क्या हो रहा है, VI j ओमेगा से डिवाइड हो रहा है। V नॉट इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय j ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलिंग फैक्टर। तो अगर आप स्केलिंग फैक्टर को इग्नोर करें तो V आउट इज द इंटीग्रल ऑफ VI। ठीक है, सो दिस वाज द इंटीग्रेटर सर्किट। समझ आ गई कि इस सर्किट को इंटीग्रेटर क्यों कहते हैं? यस मैम। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था एनालॉग कंप्यूटेशन, उसमें ये बाकायदा इनकी लैब्स होती थी। खैर अब वो इसके आपके इसी में इनकॉर्पोरेट हो गया है ENA में, और बाद में उसी में आप देख लें, जब आप लैब करेंगे ना तो आप वेव फॉर्म चेक कर सकते हैं कि आपके पास लेट्स से कि एक स्क्वायर वेव है तो उसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए। एब्सोल्युटली रैंप आना चाहिए। अगर एक स्क्वायर वेव है तो आपके पास उसका इंटीग्रल जो है वो एक रैंप होगा। तो वो ये आप ऑसिलोस्कोप पे इस तरह की चीजें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर को भी करूं या आप लोग खुद से कर लेंगे? चलें हम कर लेते हैं। करा दे मैम। जी जी करा दें। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर j ओमेगा C। इसकी इम्पिडेंस, इसकी फेजर इज VI, इसकी फेजर इज V नॉट, R की इम्पिडेंस इज R। अब मैं दोबारा ओप एम्प का रूल लगाऊं, यहाँ 0 वोल्ट है प्लस टर्मिनल पे, तो नेगेटिव पे भी 0 होगा क्योंकि इनपुट में कोई करंट नहीं है, लिहाजा दिस करंट इज I, दिस करंट इज आल्सो I। सो नाउ आई विल राइट द इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू VI माइनस 0 ओवर 1 ओवर j ओमेगा C एंड दिस इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R, राइट। तो हम कह सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल टू माइनस j omega RC VI, or you can say this is equal to minus RC, again the scaling factor into j omega VI. So this is a differentiator. आपके पास आउटपुट क्या है? That is VI multiplied by j omega, right? और ये आप याद रखें कि ये AC सर्किट एनालिसिस हो रहा है। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर आपके पास ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये AC कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आउटपुट जो है इस सर्किट में वो साइन है तो इनपुट कोसाइन है, और अगर आउटपुट जो है वो कोसाइन है तो इनपुट साइन है। वैसे ये बाकी तमाम सर्किट्स में भी एप्लीकेबल है, लेकिन वैसे बाय लाइन में कहना चाह रही थी कि यहाँ पर जो है वो यू कैन सी दैट। ठीक है, और इन्वर्ट हो रहा है विद द स्केलिंग फैक्टर ऑफ माइनस RC व्हिच इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट। यू कैन एडजस्ट इट, ट्यून इट, R की जगह वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लो, जो चाहो कर लो, लेकिन होगा ये एक डिफरेंशिएटर ही। तो इसमें अगर आपकी इनपुट जो है वो एक ट्रायंगुलर वेव है बल्कि रैंप है, तो उसकी आउटपुट जो है वो एक स्क्वायर वेव। ठीक, उसके बाद आ गया एक अदद प्रैक्टिस। Assuming
that the circuit finds the impedance between terminals A and B if terminals C and D are open circuited and अभी जो क्रॉसओवर बनाया हुआ है ये मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग अगर इसको इसी तरह सॉल्व करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मैं उसमें दखल नहीं देती, लेकिन मैं पर्सनली पसंद करती हूँ कि जो सर्किट है वो ज़रा बेहतर तरीके से ड्रॉन हो। लेट्स, मेरे कहने का मकसद ये है कि दिस इज टर्मिनल A and this is terminal C and I have a ZC here। तो ये अब A को D के साथ खींच के लेने की बजाय I would much rather draw D here। और ये जो है ना, ये मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ये 200 ohms है। अब ये टर्मिनल जो है ना, दिस इज माय B। तो अब C और B के बीच में क्या लगा हुआ है, 100 ohms, और D और B के बीच में क्या लगा हुआ है, 25 मिली हेनरीज। ये हो गया ZL। तो ये जरा इस तरह सर्किट ड्रॉ करना मुझे आसान लगता है। वो कहता है टर्मिनल्स A एंड C एंड D आर आइदर ओपन सर्किटेड और शॉर्ट सर्किटेड। दोनों हालतों में A और B के बीच में जो है वो फाइंड करो कि इम्पीडेंस क्या है। ये A है, ये B है, तो यहाँ पर तुमने देखना है कि C इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो C और D को मैं शॉर्ट सर्किट कर लेती हूँ, मैं पार्ट B आपको करके दूंगी ओपन सर्किट। आप ओपन सर्किट उसी से ड्रॉ कर लें। अब अगर C और D को मैं शॉर्ट कर दूँ तो ZC क्या है आपके पास, ZC है जी 1/j ओमेगा C which is equal to 1/j into 10 raised to power minus 6 into 10 into 10 raised to power 3. So this is equal to 1/j into 10 raised to power 2 minus 2 which is equal to minus 100j। तो Z of C आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस 100j। और ZL क्या है, ZL इज इक्वल टू j ओमेगा L, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2.5 into 10 raised to power minus 3 into 10 into 10 raised to power 3 into j. Let's not forget the j. So they cancel out each other and 2.5 into 10 is 25. So this is equal to j25। ठीक है हजरात, जो कुछ मैं कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप सो गए हैं? यस मैम। ये हो गया माइनस Yes, 100j, थैंक यू। और ये हो गया आपके पास 25j या j25 या जैसे भी आप लिखना चाहते हैं। अब मुझे सर्किट को देख के बताओ कि 200 ohms और माइनस 100j क्या पैरेलल नहीं है? Yes, ma'am, parallel. है ना, एक टर्मिनल इनका A है कॉमन, और D और C को क्योंकि मैंने कॉमन कर दिया तो वो भी कॉमन हो गया। तो 200 ohms और माइनस 100j आपके पास पैरेलल में है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 200 इन पैरेलल विद minus 100j is equal to 200 into minus 100j divided by 200 minus 100j। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास minus 2 into 10 raised to power 4j divided by 200 minus 100j, and let's just get rid of the two zeros. This is minus 200 divided by 2 minus j। ठीक है सर? Yes, ma'am. ठीक है। और इसी तरह ये 25j और 100 क्या ये भी पैरेलल में नहीं है? जी मैम। ठीक है, यस तो मैम। 100 in parallel with 25j is equal to 2500j divided by 100 plus 25j. So let's take the 25 common and we will have 100j divided by 4 plus j। ठीक है, अब जब ये दोनों पैरेलल से सॉल्व किए तो क्या ये सीरीज में ना आ गए? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या एक दूसरे के सीरीज में नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. absolutely। So your Z equivalent turns out to be equal to minus 200
ये बात सुनो, मैंने ये 200 का जे नहीं मिस कर दिया यहाँ पे। 200 इंटू -100 जे जहाँ किया था वहाँ जे नहीं लिखना चाहिए था। अब ठीक हो गया। -200 जे ओवर 2 माइनस जे प्लस 100 जे ओवर 4 प्लस जे। देखें ये आपकी जी इक्विवेलेंट है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं थोड़ी सी। जी अब यहाँ पर जो है वो जी इक्विवेलेंट हम अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी इक्विवेलेंट आपके पास आनी चाहिए, जिसको फिर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब आप कहें तो मैं एक 100 जे कॉमन ले लूँ इसमें से, and I will be left with -2 over 2 minus j plus 1 over 4 plus j. Is that okay with you? This is equal to 100j, or this becomes -2 j for my प्लस की जगह माइनस आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, वो आपने वो माइनस लीजिए, कौन सही है। plus 2 minus j divided by 2 minus j into 4 plus j. ठीक है, और हम कुछ सॉल्व इरेज करते हैं और मज़ीद काम करते हैं। जी तो ये जो है ये आपके पास आ जाता है 100j, and this turns out to be equal to -6 -3j divided by 8 plus 2j minus 4j, or j into j is a -1 plus 1, right? So what you get is 100j into -6 minus 3j over 9 minus 2j. चेक कर लें प्लीज। यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? दिस इज इक्वल टू 300 minus 600j divided by 9 minus 2j. So what are you going to do now? आप न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड और फेज मालूम करेंगे, और आप डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड और फेज मालूम करेंगे, और फिर आप जी इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड और फेज मालूम करेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड और फेज मालूम करने के बाद आप जी इक्विवेलेंट को दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप इसको बेशक इस तरह से कर लें, 9 plus 2j 9 plus 2j। इससे क्या फायदा होगा भाई? मैम रैशनलाइज कर रही हैं आप? जी रैशनलाइज कर रही हूँ। रैशनलाइज करने का मुझे फायदा क्या होगा? मैम ये डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा ना जे? हाँ जी, डिनोमिनेटर से जे खत्म हो जाएगा, और मेरे पास पूरे का पूरा नंबर जो है उसका एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो जब मेरे पास एक रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, तो मैं ये बताने के लायक होंगी कि मेरी जो जी इक्विवेलेंट है वो जी इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस कितनी है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देख के मैं ये बता सकूंगी कि इसका जो इमेजिनरी पोर्शन है यानी जो इम्पिडेंस है वो कैपेसिटिव इम्पिडेंस है या इंडक्टिव इम्पिडेंस है। अगर तो मेरा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आता है तो फिर मेरे जो इम्पिडेंस का रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है? वो इंडक्टिव है। लेकिन अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आता है तो फिर मेरे इम्पिडेंस का जो रिएक्टिव पार्ट है वो क्या है? वो कैपेसिटिव है।
ठीक है, तो ये आपने एंड तक रैशनलाइज करके इसको आपने सॉल्व करना है। समझ आ गया हुजूर? Yes, ma'am. ये इंशाल्लाह कल करते हैं आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस और देन वील बी डन विद दिस चैप्टर इंशाल्लाह। पिछले हफ्ते तक की जितनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो सब LMS पे मैंने शेयर कर दी है और मैं अब स्केलों का क्वेश्चन तो नहीं है सो फार आपसे फिर मैम No, ma'am. बताएं। मैम जो ये अभी आपने एक पार्ट कराया है मैम, वाज दिस द शॉर्ट सर्किट वन? जी इट वाज द शॉर्ट सर्किट वन। ठीक है मैम, थैंक्स। ठीक है, तो मैं अब जरा आपकी जी मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी, प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम रजा, प्रेजेंट मैम। लारैब तारिक, सॉरी लारैब लाइक, आई एम सॉरी, प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर सुहेल, Present, ma'am. असफंदियार खान, Present, ma'am. उमैर इरफान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी, Present, ma'am. उसैद अहमद, Present, ma'am. तैयब जुल्फ़िकार, अब्दुल्ला, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, Present, ma'am. शहाब खान, Present, ma'am. मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। जवार खान, Present, ma'am. मोहम्मद एहसान, मैम वो ईशान का कनेक्टिविटी इशू है, वो लाहौर में है, इस वजह से वो इंटरनेट डाउन है उसके एरिया में। चले ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, आई विल जस्ट कॉल हिम एहसान। मिराल कमाल, प्रेजेंट मैम। उमर जावेद, मैम वो प्रेजेंट है, उसका इशू है, इंटरनेट इशू है। ठीक है, आयशा जाकिर, प्रेजेंट मैम। I'm sorry, this thing is taking forever to load. शाहजेब अली जरमस्त, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अमार, प्रेजेंट, मैम। सैयद मोहम्मद जाफिर, प्रेजेंट अवैस- मैम। सैयद मोहम्मद जाफिर। ठीक है, अवैस रजा, प्रेजेंट मैम। इब्तिशाम अली असद, प्रेजेंट, मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। नूरुल ऐन ज़हरा, प्रेजेंट मैम। हमादुर रहमान, यस मैम, प्रेजेंट। हमजा इमरान, प्रेजेंट मैम। शहूदुर रहमान सैयद, Present, ma'am. अली हसन तारिक, प्रेजेंट, मैम। राजा जैन खालिद, प्रेजेंट मैम। मुर्तज़ा कमाल दुरानी, Present, ma'am. यासिर अली, सजाद अली, प्रेजेंट मैम। उस्मान जुल्फ़िकार, प्रेजेंट मैम।
आयशा फुआद, Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद तौसीफ, प्रेजेंट मैम। अरसलान तारिक, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस नज़ाकत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैम ये यासिर अली प्रेजेंट मैम, उससे अपने हैंड रेज किए मैम, उसका माइक का इशू है। अच्छा, मैं लगा देती हूँ। यासिर अली। मैम तैयब जुल्फिकार मैम मुर्तजा यस मैम। तैयब जुल्फिकार इज प्रेजेंट। यस मैम। मैम मुर्तजा इज आल्सो प्रेजेंट मैम। मैं देख देती हूँ, एक मिनट, लेट मी सी। एक जब मैं प्रेजेंट लगा के इसको सेव करती हूँ ना, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू रीलोड, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जी जी, मुर्तजा इज प्रेजेंट। और मैम तैयब जुल्फिकार। यासिर अली। यासिर इज प्रेजेंट, तैयब जुल्फिकार भी लगे। ठीक है जी, ऑल राइट। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच।